सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए आज जो विषय लिया है हमने वो लिया है इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री। तो पहले हमको ये समझना है कि पोइट्री का मीनिंग क्या है। ये जो पोइट्री है, ये जो शब्द पोइट्री दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या है। तो कायदे से अगर हम समझें तो पोइम्स का ही कलेक्शन है ये पोइट्री। लेकिन लिटरेचर में, चूँकि हम लिटरेचर का अध्ययन कर रहे हैं, तो लिटरेचर में इंग्लिश में इसका क्या मीनिंग है वो हम एक या दो लाइन में समझेंगे। तो पहली लाइन में हम समझते हैं पोइट्री इज द एक्सप्रेशन, पोइट्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इमेजिनेशन। पोइट्री जो है वो एक्सप्रेशन है, किसका एक्सप्रेशन है? इमेजिनेशन का। तो एक लाइन। दूसरा लाइन में हम समझते हैं अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशन, अचानक हमारे इमोशन का बाहर निकल आना, है ना, और कल्पनाओं का एक्सप्रेशन, प्रदर्शित करना, है ना, प्रदर्शित होना। तो ये सब क्या है? जो भी हमने इमेज किया है उसको एक्सप्रेस करना, ये अभी क्या कहलाएगा भाई? पोइट्री कहलाएगा। और स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? पोइट्री कहेंगे। अब चूंकि इमोशन जो है बहुत सारे हैं, कभी फुर्सत में चर्चा करते हैं, जैसे जॉय है, फियर है, लव है, बहुत सारे हैं। तो ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशन। तो इन दो लाइन में हमने इन शॉर्ट पोइट्री का जो मीनिंग है उसको समझा। अब चूंकि आज हमारा टॉपिक तो ये है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं द लिरिक। ये जो वर्ड है लिरिक, भाई इसका जो मीनिंग है वो है गीत। लिरिक का मीनिंग जो है वो है गीत। अब ये शब्द कहाँ से आया, जरा इसको भी गौर से देखते हैं। द वर्ड लिरिक came from ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अब वो ग्रीक वर्ड कौन सा है? उसका नाम है लिरिकस। ठीक, पहला लाइन क्या समझा? ये जो वर्ड है लिरिक, ये आया कहाँ से? ये भाई ग्रीक वर्ड से आया है। और जो ग्रीक वर्ड है वो कौन सा है? लिरिकस। ठीक है। मीनिंग परटेनिंग टू द लायर। इसका मतलब है कि जो गीत है वो गीत संगीत के साथ चलेगा। और संगीत भी कैसा होना चाहिए? इंस्ट्रूमेंटल। किस तरह का इंस्ट्रूमेंट? वो भी स्ट्रिंग्ड, इसमें तार लगे हो। संगीत में जो वाद्ययंत्र प्रयोग होंगे तार वाले। ठीक है, इसका मतलब ये है, ढोलक मजीरा नहीं। क्लियर हो गई बात? तो द लायर वॉज अ स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट
used in क्लासिक टाइम। क्लासिक टाइम में इनका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, किसका? स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये बात भी क्लियर हो गई। अब इसके आगे समझते हैं। चूंकि हमारा जो फॉर्म है वो कौन सा है? लिरिक। रीड स्मिथ, ये जनाब रीड स्मिथ लिरिक वर्ड के बारे में अपनी राय देते हैं। क्या राय देते हैं, जरा उनकी राय भी देखें। वो कहते हैं गिव्स टू डिस्टिंक्ट। कौन कौन से दो? पहली राय ये है इनकी, पोएट्री दैट इज meant to be sung, that is song poetry। पहली राय दे दी भाई इन्होंने। क्या कहा? पोएट्री दैट इज मीन्ट टू बी संग। पोएट्री तो वैसे भी गाई जाती है, इसको बोलेंगे भाई सॉन्ग पोएट्री। पहली राय इनकी। दूसरी, रीड स्मिथ क्या कहते हैं? पोएट्री दैट एक्सप्रेसेस, जो व्यक्त करती है। एक्सप्रेसेस मीन्स व्यक्त करना होता है ना। पोएट्री एक्सप्रेसेस पर्सनल फीलिंग्स, दैट इज सब्जेक्टिव पोइट्री। तो इन्होंने भाई पोइट्री को अपने तरीके से कैसे बताया, जिसमें ये वर्ड लिया है इन्होंने कि भाई इस वर्ड के लिरिक के हिसाब से दो तरीके से इन्होंने डिफाइन कर दिया, दो अंतर बताते हुए। पोइट्री दैट इज मीन टू बी संग, दैट इज सॉन्ग पोइट्री। पोइट्री दैट एक्सप्रेस पर्सनल फीलिंग्स, दैट इज सब्जेक्टिव पोइट्री। तो रीड स्मिथ के बारे में भी हमने समझा। अब चला आगे चलते हैं जरा और देखते हैं हमको परीक्षा की दृष्टि से क्या मिलने वाला है। इट एक्सप्रेस लव, ग्रीफ, जॉय, फियर, pity, anger, devotion और patriotism। और भी है। तो ये क्या बताता है? लव, प्रेम को बताता है। ग्रीफ, दुख, खुशी, फियर, डर, पिटी, दया, क्रोध, डिवोशन, समर्पण और देशभक्ति। तो पोइट्री में क्या आपने इन सब चीज़ों को देखा नहीं है? देखा होगा भाई, ये चीज़ें समाहित होती है पोइट्री में। फियर भी, पिटी भी, जॉय, ग्रीफ, है ना, पैट्रियोटिज्म, डिवोशन और एंगर। अगला, मिल्टन, जो जॉन मिल्टन है, जॉन मिल्टन का जो वर्क है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यह भी क्या है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये जॉन मिल्टन का क्या है? लिरिक है। दूसरा, शैली, पीबी शैली,
टू अ स्काईलार्क, इनका क्या है लिरिक टू अ स्काईलार्क। ये पेपर में अक्सर पूछे ही जाते हैं। कौन सा? मिल्टन का भी पूछा गया है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस किसने लिखा है, या टू अ स्काईलार्क, यह भी पीबी शैली का। दूसरा कीट्स का, यह है आउट टू अ नाइटिंगेल। तीन हो गए, एक दो तीन, ये तीनों के तीनों उदाहरण किसके हैं? उसी के हैं, लिरिक के। चौथा टेनिसन, और टेनिसन का वर्क कौन सा है? क्रॉसिंग द बार। ये हमने 4 एग्जाम्पल दिए, और ये चारों के चारों एग्जाम्पल आपके लिए परीक्षा में रामबाण सिद्ध होंगे, क्योंकि याद करना तो आपको है। ठीक है, हमारी कोशिश ये है कि जो चीज़ बेहद इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, वो निवेदित की जाए। वो कर रहे हैं भाई। 4 हो गई है एग्जाम्पल, किसके संदर्भ में? लिरिक के संदर्भ। अब इसके बाद इट द स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ द लिरिक, इसको भी समझें। द लिरिक हैज नो डेफिनिट फॉर्म, it may very short or pretty long, depending on the nature of the poet mood। अब ये जरूरी नहीं है इसके कोई फॉर्म। पहली बात तो ये याद रखेंगे कि डेफिनेट नहीं है, छोटे भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है ना, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। और ख़ास बात यह है कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द पोइट्स मूड, मूड के हिसाब से उसका मूड बना तो छोटा लिख दिया, और अगर मूड बड़ा लिखने का है तो बड़ा हो गया भाई। ये तो डिपेंड करेगा उसके मूड पर। तो यहाँ बात किसकी हो रही है? लिरिक की। अब लिरिक के बारे में हमने संक्षिप्त जानकारी हासिल की। अब बात करते हैं एलिजी। ये जो एलजी है इसका मतलब है शोक गीत। अब ये तो कोई भी जानता है, हिंदी में शोक गीत का मतलब क्या है? वह दुख के समय पर। अब हमारे यहाँ ऐसी परंपरा तो है नहीं हिंदुस्तान में कि गीत भी गाए। एक तो शोक, ऊपर से गीत गाए। हमें यहाँ ऐसा नहीं, अरे चुप रहते, साइलेंट। तो इसका मतलब एलिजी का मतलब क्या है? शोक गीत, इंग्लिश लिटरेचर में। अब इसको भी समझते हैं। द वर्ड एलिजी came from the Latin word एलेजिया। लैटिन वर्ड कौन सा है? एलेजिया। और दूसरा ग्रीक वर्ड
एलेजिया। स्पेलिंग में अंतर है, प्रोनाउंसिएशन में कोई अंतर नहीं। तो ये दो वर्ड आए आपके सामने निकल कर, ये लैटिन और ये ग्रीक। लेकिन भाई दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब तो एक ही है, अलामेंट। लामेंट मीन्स विलाप करना, रोना, दुखी होना, यही मतलब है इसका। तो कह सकते हैं एलेजी इज अ पोएम ऑफ सॉरो। हो गई ना बात क्लियर? एलेजी किसे कहेंगे? एलेजी इज अ पोएम ऑफ सॉरो, स्पेशली फॉर द डेड। स्पेशली का मतलब है विशेष रूप से, विशेष रूप से। कब? डेड। यदि कोई मृत यानी एक्सपायर हो जाए तब भैया उसको क्या कहेंगे? तब एलेजी इज अ पोएम ऑफ सॉरो स्पेशली डेड। डेड के समय यानी मृत के समय, यानी मृत्यु के समय जो गीत गाया जा रहा है उसको कहेंगे एलेजी। तो देखो भाई, इंग्लिश में ये जो लाइन है ये अपने आप में पूरी तरह से डिफाइन कर रही है इस वर्ड को। और ये वर्ड आया कहाँ से? यह भी हमने देखा, लैटिन वर्ड एलेजिया और ग्रीक वर्ड भी एलेजिया। स्पेलिंग में थोड़ा फर्क है, ELEGIA और ये ELEGEIA, और दोनों का मतलब एक ही है। मतलब क्या है? लामेंट। तो ये बात होती है कहाँ तक? एलेजी के संदर्भ में। अब आगे और थोड़ा समझते हैं। चूंकि आज लिटरेचर में बात कर रहे हैं, तो लिटरेचर में जो फॉर्म्स हैं पोइट्री की, वो एक आज की क्लास में तो सारी कंप्लीट नहीं होंगी, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो जितनी हो रही उतनी आज कर ले रहे। दूसरा, एलेजी is a form of pastoral verse। वर्स मीन्स भी तो कविता ही होता है, और ये pastoral मीन्स चरवाह। तो क्या है ये? एलेजी इज अ फॉर्म ऑफ pastoral वर्स। दूसरा, इट इज अ funeral सॉन्ग, यानी ये चरवाह प्रथा पर आधारित है एलेजी। और दूसरा क्या है भाई? फनरल सॉन्ग है। तो ये जो वर्ड हैं कभी कभी ऑब्जेक्टिव ऐसा बन जाता है तो हमें वहाँ पर ये हेल्प करता है, बहुत बड़ा हेल्प करता है। तीसरा पॉइंट, द सोल थीम ऑफ द एलेजी इज डेथ, द अनटाइमली। अचानक मृत्यु हो जाना अनटाइमली है, एंड अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद ही ना की जाए। डिपार्चर ऑफ द डियरेस्ट सोल फ्रॉम द मॉर्टल वर्ल्ड। मॉर्टल का मतलब क्या है? नश्वर। ये दुनिया कैसी है? मॉर्टल है, यानी नष्ट होना है। यहाँ पर कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। तो कहता है द सोल थीम ऑफ एलेजी इज डेथ, द अनटाइमली एंड अनएक्सपेक्टेड डिपार्चर ऑफ द डियरेस्ट सोल फ्रॉम द
mortal world। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखे जाएं, यानी अब तक इतनी लाइनों में हमने सिर्फ ये समझा है कि एलर्जी होता क्या है, कहते किसे हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स एक दो देखे जाएं, क्या पता वही आ जाए पेपर में। लेसिडस ये किसका है? अब भाई मिल्टन का, ये एलर्जी है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एडोनिस, ये किसका है? शैली का। पीबी शैली, ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं थायरसिस, ये अर्नॉल्ड का है, मैथ्यू अर्नॉल्ड। तीन हो गए, चौथा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इन मेमोरियम, ये किसका एग्जाम्पल है भाई? ये टेनिसन का है। तो चार जो है हमारे सामने जो पॉइंट हैं, ये चारों के चारों जो एग्जाम्पल दिए हैं, इनका जो वर्क है, इनके ठीक सामने जो वर्क दिया हुआ है वो किसके एग्जाम्पल है? एलर्जी के। ठीक है, तो ये मीनिंग समझा, एलर्जी कहते किसे हैं और किस भाषा के वर्ड से ये लिया गया है, और दूसरा ये एग्जाम्पल। तो हमारे दो पॉइंट थे जिन पर चर्चा हुई, एक तो लिरिक पर हुआ और दूसरी चर्चा हुई हमारा एलर्जी पर। अब जरा तीसरा पॉइंट और लेते हैं, द ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसका मतलब होता है एकल संवाद। किसी भी नाटक में जो एकल संवाद है, एक ही बोल रहा है और बोला ही जा रहा है, ठीक है, तो वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। लेकिन बोलना ही नहीं है, एक्शन भी करना है, तब कहेंगे क्या? ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब इस ये शब्द जो है मोनोलॉग, ये दो शब्द, एक तो मोनास और एक लॉगोस, ये दो शब्द हैं, मोनास और लॉगोस, ये दो सा मिलकर बना है ना भाई है। और इसका जो मीनिंग है, इसका मतलब होता है वन, एक, और ये लॉगोस का मतलब क्या है? स्पीच। इसका मतलब है स्पीच। और ये दोनों जो वर्ड हैं, ये जो दोनों वर्ड हैं, ये कहाँ से आए हैं निकलकर? ग्रीक से। तो कहने का मतलब मोनोलॉग जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, और एक वर्ड है मोनास, दूसरा है लोगस, और इसका मतलब है वन, और इसका मतलब है लोगस का स्पीच, मोनास का वन। तो भाई ये क्लियर हो गई। और ड्रामेटिक का तो मतलब जानते ही है, नाटक को बोलते हैं ड्रामा। तो अब तक हमने ये समझा कि भाई ये शब्द है, इसका क्या मीनिंग है। थोड़ा सा आगे और चलते हैं। द ड्रामेटिक monologue is a poetic lyric। क्या है? पोइटिक लिरिक, यानी जो बोल रहा है
वो भी काव्य शैली में, यानी पोइटिक शैली में, यानी गीत के रूप में। प्रेजेंटेड इन एक्शन। क्लियर हो गया? द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ पोइटिक लिरिक प्रेजेंटेड इन एक्शन। दूसरा लाइन, इट इज a speech in the poetic medium, यानी स्पीच भी दे रहे हैं तो किस फॉर्म में? पोइटिक, कविता के रूप में। तो जो भी बोला जा रहा है वो कविता के रूप में, कविता मतलब पोइटिक अंदाज में। तो ये लाइन क्लियर हो गई। इट इज अ स्पीच इन द पोइटिक मीडियम और द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ पोइटिक लिरिक प्रेजेंटेड इन एक्शन। ये बात कहाँ चल रही है हमारी? द ड्रामेटिक मोनोलॉग में। अब इसके आगे जरा इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखे जाए एक दो, कि भाई ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है उसका एग्जाम्पल। तो यूलाइसिस, ये है पहला एग्जाम्पल ड्रामेटिक मोनोलॉग का, और इसको लिखा किसने है? टेनिसन ने भाई। दूसरा द रिंग एंड द बुक, और तीसरा मैन एंड वोमैन। ये दोनों के दोनों जो वर्क हैं किसके? ड्रामेटिक मोनोलॉग। ये किसने लिखे हैं? रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये किसके हैं? रॉबर्ट ब्राउनिंग के। तो हमारे आज जो चर्चा में शामिल हुए हैं वो 3 ही फॉर्म हो पाएंगे। कितने? 3। कौन कौन से? एक तो लिरिक, एलेजी और ड्रामेटिक मोनोलॉग। बाकी फॉर्म्स की भी चर्चा होगी, लेकिन कब? नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक यूं ही जुड़े रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।